Good morning, children. Hope this is the last lecture of chapter 2. अब हमने इसमें कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस क्या, उसका कंडक्टिंग स्लैब का भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। एक बार फिर से लास्ट टाइम दोबारा से रिवाइज आउट करवाती हूँ कि हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स को कैसे लिखते थे। C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस, और ये ना चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। लेकिन जो चार्ज है, जितना कम पोटेंशियल होगा उतने ज़्यादा चार्ज हम किसी भी कंडक्टर पर स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में, पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट है। ये इस सेंस में है। जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बच्चों हमने पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन 0r, जो कि कंडक्टर की डायमेंशन पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे पैरेलल प्लेट हैं और इधर बीच में एयर है, तब जो कैपेसिटेंस होती थी दैट वाज एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यानी वो एरिया ऑफ द प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती थी। ये भी हम कर चुके हैं। अगर इन कैपेसिटर्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो जो कैपेसिटेंस थी दैट वाज C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T अपॉन D, 1 माइनस 1 अपॉन K। मेरे ख्याल से अब तक बच्चों आपको ये फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे। और ये कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जब इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है डिस्टेंस के बराबर, मतलब जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में, ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। देन द कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स व्हाट इट वाज देयर इन द एयर। ये इतने टाइम्स इसकी कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर ये पैरेलल प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक की बजाय कंडक्टिंग स्लैब, तो एग्जाम में ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्या फॉर्म दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक दिया है तो आप डाइलेक्ट्रिक के से ये वाला रिलेशन आएगा। अब देख हमने जो करना है वो ये है कि अगर ये पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या है, अ कंडक्टिंग स्लैब है। सो this is X, this is Y, two parallel plates, okay, this is positively charged, this is the negatively charged plates. If and Q is the charge on the plate, A is the cross-sectional area, D is the distance between the plate. So if Q is the charge on the plates of parallel plate capacitor, A is cross-sectional area of plate, D distance between plates, and this is a conducting slab. Conductor is there. Okay, this is a conducting slab. सो कंडक्टिंग स्लैब में हमें पता है कंडक्टर के बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही ये दो प्लेट्स के बीच में रखा तो बाहर जो आपका अप्लाइड फील्ड है वो क्या आ जाता है, E0 इज द अप्लाइड फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो व्हेन एयर was or vacuum was between plates, then capacitance is C0 is equal to epsilon 0 A upon D। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। when conducting slab of thickness T is kept between
प्लेट्स क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन of the conductor moves opposite to the external applied field E0 and induced positive charge develop on the other face of conducting slab, resulting in an induced electric field equal and opposite to E0. ये आपकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे नेगेटिव चार्ज इसके यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव. ठीक है, तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो E0 और EI क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है. तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, जितने वहाँ बाहर लगे उतने इधर को अट्रैक्ट होके वो फील है. जबकि पोलराइजेशन में क्या होता था कि डाइलेक्ट्रिक जब रखते थे तो वो डाइलेक्ट्रिक बीच में होता था, वो सारे वो डाइपोल के फॉर्म में आ जाते थे और पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव गोज दिस साइड, नेगेटिव दिस साइड, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस. बीच वाले सारे कैंसिल आउट हो जाते थे, सिर्फ ये बाहर के बचते थे. इंड्यूस्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टेक प्लेस और इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस सेंड होते थे, इंड्यूस्ड. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता था. ऑपोजिट भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इक्वल टू दिस इज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब है, व्हाट वी हैव रिटन दैट यहाँ पर बाहर की तरफ ये आ गया, EI जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो जो E नेट होगा दैट विल बी 0. ठीक है, ये इसके ऑपोजिट है. सो ऑपोजिट टू E0, सो नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0. जबकि डाइलेक्ट्रिक में आपको याद होगा दैट इट वाज इक्वल टू E0 माइनस EP, पोलराइजेशन ऑफ दिस वाज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इस तरह से आता था. इसमें तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो गया. अब हमको क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन प्लेट्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स. राइट बच्चे, अब चार्ज तो क्यों है, अब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स. अब आप देखिए बच्चों, यहाँ अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ तो ये कोई, इसकी जो थिकनेस है, T इज़ द थिकनेस, ये मान लेते हैं T थिकनेस का है. T वाले हिस्से में तो कोई फील्ड ही नहीं है. फील्ड कहाँ बचा, सिर्फ D माइनस T वाले हिस्से में. तो पोटेंशियल भी वही होगा, उसी के लिए होगा. सो बिटवीन द प्लेट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी V इज इक्वल टू E0 T माइनस D माइनस T. ठीक है, क्योंकि इसके बीच की प्लेट माइनस D. दिस इज व्हाट वी हैव. ये आपको पता है दैट E इज इक्वल टू DV बाय DR लेते थे, तो V इज इक्वल टू E इंटू द लेंथ हम लोग ले लेते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ E0 इज हाउ मच, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. पैरेलल प्लेट्स इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो होते हैं, गॉस थ्योरम में निकाला था. दिस वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 D माइनस T.
which is equal to sigma can be written as charge q upon the area epsilon 0 d minus t. This is what we have. Substituting in equation 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, अगर इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, इसका आंसर कितना आया अभी हमारा, Q एप्सिलॉन 0 A D माइनस T, ये निकाला हमने, Q A एप्सिलॉन 0 D माइनस T. दिस इज व्हाट वी हैव. यहाँ से ये और ये कट जाएगा. यू हैव एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D माइनस T. हमारा मकसद नहीं होता सॉल्व, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D चाहिए था, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन 0 A D बाहर 1 माइनस T अपॉन T. अब ये हो गया आपका C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T अपॉन D, राइट. दिस इज द कैपेसिटेंस, बच्चों ने याद रखना है. यहाँ भी आप देखो 1 माइनस T अपॉन D जो है ये लेस देन, एज दिस इज लेस देन 1, डेसिमल में नीचे आया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट C इज ग्रेटर देन C0. इसमें एक केस और अच्छा से याद रखेंगे बच्चे, अगर T इज इक्वल टू D आ जाता है तो क्या हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू C0 1 माइनस T किसके बराबर ले रहे हैं, D, तो D अपॉन D 1 आएगा. सो C 1 माइनस 1 C अपॉन 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड इनफाइनाइट. सो कैपेसिटेंस विल बी इनफाइनाइट. यहाँ कैपेसिटेंस इसकी बढ़ रही है, हमने अभी किया था. सो ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये अब पांचवा क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू C0 1 माइनस T अपॉन T. तो इसकी जब कैपेसिटेंस अब ये बराबर होती है K टाइम C0 जाती है, और यहाँ पर when T is equal to D, C is equal to infinity. So this is what we have here. Now corona discharge मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था अभी, वेन डी ग्राफ जनरेटर हम कर रहे थे, उस वक्त मैंने corona discharge के बारे में हल्का सा आपको बताया था, वो मैंने सीधा वैसे ही लिख दिया था. phenomena of ionization of surrounding air around the charge conductor due to which luminous glow with a hissing noise rise is called as corona discharge. तो पॉइंटेड एंड्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है. ये हम पहले ही कर चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है. सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड एंड्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा है तो उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो एकदम से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि बहुत फोर्स से वो ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो एकदम से फ्लो ऑफ चार्ज दिखता है, तो ऐसा लगता है शावर ऑफ फ्लो इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरोना डिस्चार्ज. अब ये जो कोरोना डिस्चार्ज है, इसके लिए मैं थोड़ा सा लाइटनिंग के बारे में आइडिया देती हूँ. जब मान लो कि जो क्लाउड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन व्हेन दे द क्लाउड्स हिट, सो ड्यू टू फ्रिक्शन इनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, ठीक है. तो मान लीजिए किसी क्लाउड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है. अब ये पॉजिटिव चार्जेस वाला क्लाउड जो है, जैसे क्या करता है, अर्थ के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. तो उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, तो ये जो चार्जेस हैं अब ये इसको अट्रैक्ट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे. तो अब अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग्स हैं. तो जो इंडक्शन है वो इस ना ही इधर से ही नहीं, इसी के नेगेटिव चार्ज को नहीं, वो इधर से भी वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. और अब क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर. डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा. यहाँ ये दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा कंपैरेटिवली. तो क्या होता है कि ये यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ ये फोर्स इस पर लगाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो दीज
electric field is very strong on tall objects like buildings and trees. क्या होता है? Yeah, tall objects like buildings and trees are close to cloud, है ना, than earth surface. So positive charge which produce a strong field on tall objects as they are closer due to positive charge on cloud. ठीक है, तो ये जो होंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करेगा, तो ये जो एयर जो है ये जो आपके फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड विद ग्रेट स्पीड, बहुत ज़्यादा, और करोड़ों में होते हैं ये, ग्रेट स्पीड से ये ऊपर की तरफ को चलना शुरू कर देते हैं. और ये क्या करते हैं? हिट करते हैं, हिट द एयर एटम्स विद ग्रेट स्पीड, है ना, बहुत तेजी से ये इसको हिट करते विद स्पीड से. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं या एयर एटम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हीट अप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. और हॉट चीज़ क्या करती है? हॉट ऑब्जेक्ट शाइन्स. तो ये सभी तरह के कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है. शाइनी कलर, हॉट ऑब्जेक्ट शाइन्स, एंड हॉट एयर एटम्स, शाइनी एटम्स जो हैं हर तरह की कलर्स को रेडिएट आउट करते हैं. तो यहाँ पर इसके बीच में ऐसे वाइट कलर दिखाई देता है जिसको कि हम लाइटनिंग कहते हैं. ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग क्या होता है इसमें? आफ्टर इफेक्ट, है ना. हम लोग को तो ऐसा लगता है कि इधर लाइटनिंग हुई और ये बिल्डिंग जो है वो खराब हो गई, लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग क्या है? अब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इसके साथ न्यूट्रलाइज हो गए. अब इसको जो इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये सो नेगेटिव चार्ज ऑफ बिल्डिंग न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ cloud. So it requires negative charge which comes from earth. earth से वो आते हैं through कंक्रीट कह लीजिए अगर बिल्डिंग है, वुड कह लीजिए अगर पेड़ है. ठीक है, और ये दोनों ये क्या है? ये लोग बैड कंडक्टर हैं. तो क्या करेंगे? जब ये इधर से इसके थ्रू जाएंगे ये इसको हीट कर देंगे. व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ मूव्स अप विद ग्रेट स्पीड, ये हीट कर देते हैं, हीट द बैड कंडक्टर, क्योंकि जाने नहीं देता, उसको हीट अप कर देता है, एंड दे बर्न. तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से काला हो जाता है बिल्कुल सीधा सा. ये है क्या चीज़? रास्ता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जाने का, वो जलाता हुआ चला जाता है. तो इससे आपने इसको मतलब बचने के लिए क्या की करा होता है? लाइटनिंग कंडक्टर और अरेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं. लाइटनिंग कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस में आ सकता है. ये लाइटनिंग अरेस्टर और कैन से कंडक्टर. तो ये क्या करता है? जैसे ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर थोड़ा से हाइट में ज़्यादा पे जाके ऐसे पॉइंटेड होकर
ऑब्जेक्ट सा लगा देते हैं। ये मेटालिक स्ट्रिप है, कॉपर की बनी होती है। ये बिल्डिंग के साथ साथ उतर के नीचे धरती में एक दबा देते हैं कंडक्टर के साथ। दिस इज़ योर अर्थ। तो जब यहाँ क्लाउड आता है तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये क्योंकि पॉइंटेड है तो इनके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी, ठीक है। और यहाँ से पॉइंटेड इतने ज़्यादा चार्जेस हैं क्योंकि पॉइंटेड एंड्स की चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई, तो ये यहाँ से ऐसा लगता है कि वो शावर सा दे रहे हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और जो इनको कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे बिल्डिंग में भी वो कमी हुई थी तो वो थ्रू बिल्डिंग गई थी, तो बिल्डिंग तो बैड कंडक्टर, उसको जला दिया उसने। लेकिन ये मेटालिक स्ट्रिप है यहाँ पे आपकी कॉपर की, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऊपर जाते हैं, उनको रास्ता मिल जाता है ईजी वे, तो ये इस तरह से आसानी से जाके ये जो बिल्डिंग है वो सेव हो जाती है। सो these arresters, they are a pointed conductor at a height more than a building is attached to a copper strip which run along the building and is attached to a rod buried inside the earth is called lightning arrestor। इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। और एज सरफेस चार्ज density of pointed ends on pointed ends is maximum, so large number of negative charge are present at the top, and due to corona discharge they neutralize the positive charge on clouds, and copper strip provides easy path to electrons to move electrons from earth to top, saving the building. Top and the buildings are safe. बिल्डिंग वो जो है सेफ रह जाती है। दिस इज़ वॉट वी हैव अबाउट दिस लाइटनिंग कंडक्टर। थोड़ा सा ये आइडिया मुझे देना था। देन आई वॉज थिंकिंग टू टेल यू अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑल्सो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या एक मेथड है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सा एक प्रोटेक्टिंग कोई एक रीजन को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग a region from the effect of electric field is called electrostatic shielding। ये कैसे फिर करेंगे हम?
उसको प्रोटेक्ट करना है तो हॉलो कंडक्टर, ये हॉलो कंडक्टर है। तो अगर बाहर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है लाइक दिस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने 0 होना है, तभी कहा जाता है कि इट इज सेफ टू सिट inside the car or bus during lightning. क्यों? Because they behave as a hollow conductor. So charge reside on outer surface and field inside is 0 and we are safe. This is what we have. ये बाहर ही सारे जो चार्ज है वो रिसाइड कर लेते हैं और हम लोग सेफ होते हैं। अब देखो जैसे ये है, अगर इसी के बगल में छोटी बिल्डिंग है तो ये ऐसे बची रह जाती है, क्योंकि हमेशा जो हाइट पे ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट, ये मान लीजिए R1 है, यहाँ R2 है, ये वाली कहाँ पे चली गई, R3 है, तो यहाँ R1 सबसे कम है, R2 उससे कम है, ज़्यादा है, और R3 सबसे ज़्यादा है। तो फील्ड जो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वो सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 उससे कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 उससे कम होगा। तो डेफिनेटली फोर्स एट 1 विल बी मैक्सिमम, फोर्स एट 2 विल बी उससे कम, फोर्स 3 उससे भी कम। तो फिर वो उधर से उनके बीच में जो अट्रैक्शन है और जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। तो ये जितना पास होगा उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट देखा जाएगा। इसके साथ आपकी बच्चों ये वाली यूनिट ख़त्म। अब हम यहाँ पे इस यूनिट में हमने सब कुछ जो भी पढ़ा, वहाँ पर स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड में ही सारे जो चार्जेस थे दे वर स्टैटिक यानी स्टेशनरी चार्जेस थे। नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे उसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी वहाँ पर तुम्हारे चार्जेस रेस्ट पर नहीं होंगे, दे विल बी इन मोशन। लेट्स सी किस तरह का मोशन होगा। होप आप लोगों ने इस फर्स्ट यूनिट को बहुत एंजॉय किया होगा जिसमें 2 चैप्टर्स थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।